हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, मजेदार। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है कि भाई बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे साउंड के लिए। साउंड का ऑलरेडी एक चैप्टर नॉट चैप्टर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुमको, और बाद में यहां पे आ जाओ। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ओके, ऑलरेडी हम लोग ने भाई वेव क्या होता है, कौन कौन से टाइप के वेव हैं, ओके, हम लोग कौन सा वेव पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं। ओके, साउंड इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वहां पे हम लोग ने चीजें देख लिया था, हम लोग ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो सारी कहानी हम लोग ने कंप्लीट कर दी थी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ओके भाई, ट्रैवलिंग वेव बोले तो प्रोग्रेसिव वेव, दो तरह की प्रोग्रेसिव वेव है, एक है तुम्हारा ट्रांसफर्स और एक है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल, बराबर। तो दोनों देखेंगे। ट्रांसफर्स की कहानी थोड़ा कम देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल की कहानी ज्यादा देखेंगे। जैसे कि मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दिया था कि भाई यहां पे हम लोग साउंड के बारे में ज्यादा डिटेलिंग करने वाले हैं। ट्रांसफर्स की कहानी है ना, वो हम लोग 12th में एक चैप्टर है हमको सुपरपोजिशन ऑफ वेव करके, वहां पे हम लोग बेहतरीन तरीके से उस चीज को देखेंगे। ओके, क्लियर बात समझ आ गई? चलो, तो यहां पे कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वेव है, मतलब मान लो दिस इज योर ट्रांसफर्स वेव। तो इसका स्पीड दो चीजों पे डिपेंड होता है, इसका स्पीड दो चीजों पे डिपेंड होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, अंडर रूट टी बाय म्यू, वेयर टी इज नथिंग बट, वेयर टी इज नथिंग बट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वेयर म्यू इज नथिंग बट, भाई म्यू क्या है? म्यू है तुम्हारा लीनियर डेंसिटी। इस चीज का ध्यान देना, ये चीज थोड़ा नया आ गया लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। अभी तक हम लोग मास डेंसिटी पढ़ते थे, डेंसिटी पढ़ते थे, बट अब ये आ गया लीनियर डेंसिटी। तो क्या होता है भाई लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो। तो लीनियर डेंसिटी डिफाइन होता है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। ओके, लीनियर डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है? लीनियर डेंसिटी डिफाइन होता है मास पर यूनिट लेंथ। ओके, मतलब भाई कितना मास कितने यूनिट लेंथ के लिए है। ओके, ये है लीनियर डेंसिटी। जैसे ये डेंसिटी की तरह है भाई, डेंसिटी को वायर है ना, पतला सा वायर है, पतला सा वायर है तो उस वायर का वॉल्यूम तो होगा नहीं। सिंस उसका वॉल्यूम नहीं होगा तो उसका लेंथ होगा, तो हम लोग वॉल्यूम को रिप्लेस कर देते हैं लेंथ से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? लेंथ से। अगर इसका यूनिट देखने जाओ तो व्हाट विल बी द यूनिट? यूनिट क्या हो जाएगा देखो जरा, द एसआई यूनिट विल बी, एसआई यूनिट विल बी क्या हो जाएगा? मास बोले तो केजी, दैट इज केजी पर, लेंथ बोले तो मीटर, दैट इज एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर। ओके, ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। वहां पे क्या होता था? केजी पर मीटर क्यूब। ओके, बस यहां पे क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ किसका? लीनियर डेंसिटी का। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पे डिपेंड रहेगा? वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड रहेगा। वन इज नथिंग बट अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये है हमारा टेंशन है, एंड द सेकंड वन इज म्यू, म्यू इज नथिंग बट अ लीनियर डेंसिटी। ये क्या होता है? ये होता है लीनियर डेंसिटी। Okay, so velocity of transverse wave is given by under root of t by mu, under root of t by mu. This is the velocity. किसकी velocity? Transverse wave की velocity. Okay, इसका एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन, सो फिलहाल तुम्हारे बुक में इसका डेरिवेशन नहीं है तो हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। ओके, तुम्हारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है सो हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है तो हम लोग ने फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट जो कहानी है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट कहानी, दैट इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव की कहानी। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हमको दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले अपने को पढ़ना है न्यूटन फॉर्मूला, जो कि गलत हो जाता है भाई। न्यूटन सर ने जो फॉर्मूला दिया वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, और इसी चीज को हम लोग अपग्रेड करेंगे। लाइक लाप्लास ने इसी चीज को करेक्ट किया, तो इसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड लाप्लास करेक्शन। क्या बोलते हैं उनको? लाप्लास करेक्शन। तो सबसे पहले न्यूटन की कहानी पढ़ लेते हैं भाई। न्यूटन भाई साहब ने कैसे ये दिया, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, तो न्यूटन सर ने क्या बोला? न्यूटन सर ने बोला कि भाई जब कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल होगा सो देयर विल बी कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, देयर विल बी कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अब ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है, ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन भाई जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। मतलब सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला कि भाई ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन भाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, भाई उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ये तुम लोग 12th में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, ओके, या फिर तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। तो दिस इज नथिंग बट आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। जब कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। तो ये कंसीडर किया न्यूटन ने, ओके, न्यूटन सर ने ये कंसीडर किया कि भाई जब कभी भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा तो ड्यूरिंग दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ड्यूरिंग दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर? ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये चीज उन्होंने कंसीडर कर लिया। अब उन्होंने बोला भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरा जो वेलोसिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड रहेगा, एंड दैट टू फैक्टर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड भाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लाइक उन्होंने क्या बोला कि भाई दो चीज पे डिपेंड रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्यों? क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि मीडियम का इलास्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाएगा। यस और नो? भाई इलास्टिक में क्या होता है, अब मान लो यहां पे कोई पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रहा है, वो आगे एनर्जी पहुंचाया तो वापस उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना पड़ेगा ना, तभी तो वो नेक्स्ट वाला एनर्जी लेके जा सकता है। तो भाई मीडियम का इलास्टिक होना जरूरी है। और सेकंड चीज डेंसिटी पे, तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक रिलेशन दिया, दैट इज V इज इक्वल्स टू अंडर रूट E बाय रो, दैट इज E बाय रो। और ये कंक्लूजन डायरेक्टली नहीं आया, इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला था। तो उन्होंने V इज इक्वल्स टू अंडर रूट E बाय रो डाल दिया, वेर E नथिंग बट ये क्या था तुम्हारा, E था तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि हम लोग ने पढ़ा है। अगर सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तुमको याद रहेगा तो वहां पे हम लोग ने पढ़ा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और रो क्या होता है, देखो जरा, रो होता है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ऑफ मीडियम, उस मीडियम की डेंसिटी, बराबर, उस मीडियम की डेंसिटी। ये कहानी उन्होंने दिया, ये कहानी दिया उन्होंने कंक्लूड भी किया कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मेरा जो E है वो बराबर हो जाएगा प्रेशर के, मतलब उस सराउंडिंग का प्रेशर, ओके। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा बल्क मॉडुलस में, एंड दैट बल्क मॉडुलस इज एसोसिएटेड विद, वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई E क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा P के, दैट इज प्रेशर, P इज नथिंग बट प्रेशर। मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, सर न्यूटन, क्या होगा भाई, जो इलास्टिसिटी है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो एसोसिएट हो जाएगी प्रेशर से। सो यहां पे आ जाएगा देयरफॉर E इज इक्वल्स टू P। तो यहां पे अगर हम लोग पुट करें तो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट P बाय रो। बट व्हाट इज प्रेशर का फॉर्मूला? भाई वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज प्रेशर का, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू, दैट इज डेंसिटी इंटू हाइट इंटू जी, दिस इज द फॉर्मूला। भाई रो जी, यहां पे डेंसिटी इंटू हाइट इंटू जी, ये फॉर्मूला हमको कहां देखने मिलेगा? ये फॉर्मूला हमको देखने मिलेगा जब हम लोग 12th में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, दैट इज नथिंग बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वहां पे हमको ये फॉर्मूला देखने मिलेगा, दैट इज डेंसिटी, H इज हाइट एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उन्होंने क्या किया, ये चीज यहां पे पुट की, ये चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट, क्या मिलेगा हमको, दैट इज V इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दैट इज नथिंग बट DHG होल डिवाइड बाय डेंसिटी। अब ये जो बात हो रही है ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, ये जो कंडीशन है ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ATM है ये। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये सारा चीज तुमको नोन होता है ना, ये सारा का सारा चीज तुमको नोन होता है। अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या ही होगा, देखो जरा, तो अगर हम लोग देखने जाए तो D बोले तो द डेंसिटी ऑफ द मर्कुरी, तुमको याद होगा भाई हम लोग मर्कुरी यूज करते हैं, ओके। ये चीज हम लोग 12th में एक्चुअली है, 12th में तुम लोग का जो सेकंड टॉपिक है ना, विच इज नथिंग बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जो बैरोमीटर है वो बैरोमीटर यूज होता है टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस बैरोमीटर के अंदर हम लोग मर्कुरी यूज करते हैं। तो यहां पे जो डेंसिटी यूज किया जा रहा है वो मर्कुरी का यूज किया जा रहा है। तो मर्कुरी का डेंसिटी हमको पता है, दैट इज नथिंग बट 13,600 kg पर मीटर क्यूब, भाई ये मर्कुरी का डेंसिटी होता है। व्हाट इज H? हाइट, हाइट कितना राइज होता है मर्कुरी का, तो दैट इज नथिंग बट 756, यस और नो, कितना होता है 756, 0.76, ओके, 0.76 डायरेक्टली लिख लेते हैं, दैट इज 0.76 मीटर, तो 0.76 मीटर डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग, ओके। H आ गया, हम लोग G का वैल्यू हमको पता होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो वहां पे जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, तो एयर की उस टाइम पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज एयर की डेंसिटी होती है, दैट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, दैट इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अब ये सारा का सारा वैल्यू अगर यहां पे मैं पुट करूंगा
और कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करने पे मेरे को आंसर आ रहा था दैट इज 279.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी किसकी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सर। ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सर। अब इसके पहले भी बहुत लोगों ने, बहुत साइंटिस्ट ने वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट कर ली थी, और दैट जब उन्होंने वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट की थे ना, तो वो लगभग 330 के आसपास आ रहा था। ओके, 333, 332, ओके, लगभग इसके पास आ रहा था। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो न्यूटन सर 280, ऑलमोस्ट 280 अगर हम लोग राउंड ऑफ किए, अब ये 280 के ये आसपास भी नहीं है, मतलब यहां पे बहुत लगभग 17-18% डिफरेंस है। 17-18% जो डिफरेंस आ रहा है वो न्यूटन सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ये क्यों डिफरेंस आ रहा है। ओके, ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिंस ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो कहानी क्या हुई भाई, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं रहा, मतलब ये फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये फॉर्मूले को रिफ्यूज कर दिया गया। ओके, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं हुआ। ओके, बात सुनाई। बट इसी चीज को क्या किया, लाप्लास ने करेक्ट किया। इसी चीज को क्या किया, लाप्लास ने करेक्ट किया। और जब लाप्लास ने करेक्ट किया, लाप्लास ने अपनी एक कहानी दी और वो जाके एक्सेप्टेबल बनी। क्यों बनी, यहां पे देखो। सो नेक्स्ट लाप्लास करेक्शन, तो लाप्लास करेक्शन, लाप्लास ने क्या बोला, लाप्लास सर ने क्या बोला भाई, उन्होंने बोला कि ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का, ये जो प्रोसेस, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ओके, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। अब ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो भाई उसके हिसाब से यहां पे जो हीट है, वो हीट को इनफ टाइम नहीं मिल रहा है बाहर निकलने के लिए, मतलब यहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पा रहा है। सिंस यहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पा रहा है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हुआ, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ। एंड व्हाट इज दैट एडियाबेटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द अमाउंट ऑफ हीट, भाई वहां पे नो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, मतलब बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। और जब लाप्लास सर ने बताया, तो लाप्लास सर ने उस प्रोसेस को आइसोथर्मल नहीं कंसीडर किया। देखो, न्यूटन सर ने उसको आइसोथर्मल कंसीडर किया था, यहां पे तुम लोग देखो तो आइसोथर्मल है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। सिंस इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, तो ये एडियाबेटिक है, क्योंकि हीट को निकलने के लिए समय नहीं मिल रहा है। हीट को जब निकलने के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने आइडियाबेटिक प्रोसेस कंसीडर किया इसको। तो ये एक आइडियाबेटिक प्रोसेस है। और आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, मेरा जो मॉडुलस होता है ना, वो बराबर होता है गामा पी, वेयर गामा इज, जो गामा है ये हम लोग ने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा रहेगा, थर्मल प्रॉपर्टीज में दैट इज सीपी बाय सीवी, where Cp is nothing but a molar specific heat capacity at constant pressure, where Cv is nothing but a molar specific heat capacity at constant volume। ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। तो gamma is nothing but a ratio of Cp by Cv, gamma is nothing but a ratio of Cp by Cv। अब ये चीज अपने को, ये चीज उन्होंने क्या किया, पुट किया, that is V is equals to under root E by rho है ना, तो उन्होंने क्या किया, E की जगह ये चीज पुट किया। अब E की जगह ये चीज पुट किया तो क्या मिला, that is V is equals to under root gamma P बाय रो। ओके, अब उन्होंने भी सारा चीज किया, सारा कैलकुलेशन किया, सारा चीज ऐसी जैसा न्यूटन सर ने पुट किया था ना, सारा चीज उन्होंने पुट किया, सारा चीज कैलकुलेट किया, बस वहां पे एक एक्स्ट्रा गामा हो गया था। और अगर हम लोग गैस देखे, एयर देखे, तो एयर जनरली हमारा डायटोमिक होता है, जनरली सारे एयर हमारे डायटोमिक होते हैं, और डायटोमिक के लिए हम लोग का इसका जो वैल्यू होता है वो 1.4 होता है। अब 1.4 होता है, जब 1.4 यहां पे पुट किया गया और कैलकुलेट किया गया, तो कैलकुलेट करने के बाद अपने को जो आंसर मिला वो लगभग 332 के आसपास आया। और 332 के पास जो आंसर आया ना, वो एक्सेप्टेबल आंसर था। वो क्या था, एक्सेप्टेबल आंसर था। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट किया गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। ओके, ये जो फॉर्मूला है, ये स्पीड का फॉर्मूला बना। ओके, किसके, साउंड के। सो स्पीड ऑफ साउंड, ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल किया गया, दैट इज v नथिंग बट वेलोसिटी अंडर रूट गामा, गामा इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, p इज नथिंग बट अ प्रेशर एंड रो इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये फॉर्मूला एक्सेप्ट किया गया किसके लिए, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट किया गया वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए। ओके, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये एक्सेप्टेबल नहीं रहा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं रहा, ये कट कर दिया गया। ये फॉर्मूला किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट हुआ। सोसाइटी में जो भी साइंटिस्ट की सोसाइटी थी, वहां पे ये फॉर्मूला। तो हम लोग आगे जो भी डिटेल पढ़ेंगे वो सारा का सारा इस फॉर्मूले से रिलेटेड होगा, याद रखना। ओके, सारा का सारा इस फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। क्लियर, बात में आ गया। तो हमारे पास दोनों की वेलोसिटी आ गई, हमारे पास ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी भी आ गई,
हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी वेलोसिटी आ गई। ओके, अब जो साउंड का जो स्पीड है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट वी हैव टू सी। भाई कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड कर रहा है। ओके, वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा 3 तरीके से हम लोग को देखना है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेशर का देखेंगे भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। सो वी विल कंसीडर द इक्वेशन जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया, दैट इज V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा P बाय रो। ये इक्वेशन देखेंगे हम लोग। अब यहां पे देखो, ये जो रो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। अब डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम अगर हम लोग देखने जाए तो डेंसिटी क्या ही होता है, रो इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ मीडियम। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या ही होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब ये मास बाय वॉल्यूम को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगर ये मास बाय वॉल्यूम को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या ही मिलेगा, देखो जरा। तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा पी बाय मास बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, याद रखना, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है। इसको चाहिए तो ऐसे बना दो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे बना दो, ये V है और ये वॉल्यूम है। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, तो ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा PV बाय M। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो गैमा क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज कांस्टेंट। व्हाट इज M? M हियर द मास ऑफ दैट सराउंडिंग, मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। PV अगर हम लोग देखे जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द बॉयस लॉ, अकॉर्डिंग टू द बॉयस लॉ, भाई बॉयस लॉ की कहानी क्या है, बॉयस लॉ की कहानी है जो पीवी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पीवी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंस पीवी कांस्टेंट होता है तो कहानी कैसे बनेगी, भाई पीवी भी कांस्टेंट हो गया, मतलब गामा कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई कि नहीं, कांस्टेंट हो गई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर, मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई प्रेशर का वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का वेलोसिटी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ये चीज हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर, बात समझ आ गई। ये हम लोग ने प्रेशर का इफेक्ट देखा, ऐसे हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट है। ओके, तो टेम्परेचर के इफेक्ट लिए क्या करेंगे, सेम कहानी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, देखो जरा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, सेम कंसीडर हम लोग करेंगे ये वाला इक्वेशन, ध्यान दो ये वाला इक्वेशन कंसीडर करो। अब अगर ये वाला इक्वेशन कंसीडर करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा, देखो जरा, कंसीडर दिस इक्वेशन दैट इज V इज इक्वल्स टू लाइक वी नो दैट V इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो जरा, अंडर रूट गैमा PV बाय M, हाँ या ना। अब यहां पे PV की जगह हम लोग NRT पुट कर सकते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन, यस और नो, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। थर्मल प्रॉपर्टीज में हम लोग ने देखा है बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या ही बोलता है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन भाई PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। कंसीडर करो भाई नंबर ऑफ मोल 1 है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नंबर ऑफ मोल 1 है। सिंस नंबर ऑफ मोल 1 है, PV इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, RT, मतलब PV की जगह RT पुट कर सकते हैं, RT सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा, PV की जगह आ जाएगा RT बाय M, है ना, और यहां पे M ले लेते हैं मोलार मास, उस गैस का मोलार मास ले लेंगे, तो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा RT बाय मोलार मास। अब देखो भाई फॉर पर्टिकुलर गैस मोलार मास कांस्टेंट होता है, गैमा कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, R इज नथिंग बट अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो भी कांस्टेंट होता है। अब गैमा R सारा का सारा चीज कांस्टेंट है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ना, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। भाई वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना। यहां पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज नथिंग बट अ स्टोरी। ये चीज यहां पे कंक्लूड हो गया। ये एक चीज क्या कंक्लूड हुआ भाई, जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट होता है वेलोसिटी पे, और कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ओके, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस, याद रखना। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। बट ये कब तक होता है मालूम है, ये लगभग 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, 50 60 70 तक ले लो। उसके बाद ये कहानी सक्सेसफुल नहीं होती, उतनी अच्छे से नहीं होती। ओके, ये याद रखना, उतने अच्छे से नहीं होती। तो ये तब तक अच्छी है जब तक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टेम्परेचर है, ये तब तक सही है, 50 60 डिग्री तक सही है। ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये कहानी सही नहीं होती। क्लियर, बात समझ में आ गया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया सबको, एवरीवन? पक्का? ओके, नेक्स्ट अगली कहानी है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ओके, जो थर्ड कहानी है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी? तो मान लो कि भाई अगर हम लोग देखने जाए तो वी हैव टू कंडीशंस। ओके, हमारे पास एक ड्राई एयर होता है और एक क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड एयर। ओके, ह्यूमिड एयर बोले तो भाई उसके अंदर थोड़ा सा पानी होगा, उसके अंदर थोड़ा सा नमी होगा, और ड्राई एयर में थोड़ा भी नमी नहीं होता। तो ये दोनों की डेंसिटी है ना, वैरी करती है। ये दोनों की डेंसिटी क्या करती है, वैरी करती है। कैसे वैरी करती है भाई? जो ड्राई एयर होता है ना, ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है दैट इज नथिंग बट 1.29 ओके केजी पर मीटर क्यूब। और जो तुम्हारा मॉइस्ट एयर होता है, जो ह्यूमिड एयर होता है, मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है ना, ले लो उसको रो एम, उसकी जो डेंसिटी होती है लगभग 0.89 के आसपास होती है। 0.89 है या 81 है, कंफर्म कर लेना, बट 0.8 होता है। दैट इज नथिंग बट केजी पर मीटर क्यूब। ओके, सो अगर हम लोग देखने जाए यहां पे, अगर हम लोग देखने जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या ही होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट ई बाय रो, है ना। सो अगर वेलोसिटी, अगर ई कांस्टेंट है, ये भी ध्यान देना भाई, ई कांस्टेंट मतलब मीडियम इज नॉट चेंजिंग, ई इज कांस्टेंट। हाँ, ई इज कांस्टेंट, मीडियम इज नॉट चेंजिंग। मीडियम वही है, एयर ही है। ओके, बस एयर में क्या हो रहा है, एयर में मीडियम चेंज हो रहा है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि भाई एक मॉइस्ट एयर है और एक ड्राई एयर है। ओके, मीडियम वही है, मीडियम में कोई इलास्टिसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ई इज कांस्टेंट, सिंस ई इज कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं ना भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ डेंसिटी के साथ। अगर ई कांस्टेंट है तो ही, याद रखना, ई अगर कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहां पे आ जाएगा रो एम और यहां पे आ जाएगा रो डी, बराबर। अब ध्यान से देखो किसका डेंसिटी कम है और किसका डेंसिटी ज्यादा है। भाई रोडी का डेंसिटी ज्यादा है रो एम से, है ना। अब रोडी का डेंसिटी ज्यादा है रो एम से, तो मैं बोल सकता हूं ना वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, वेलोसिटी मॉइस्ट एयर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्राई एयर, है ना। मतलब मॉइस्ट एयर जो रहेगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी और ड्राई एयर में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए जब हम रात को चिल्लाते हैं तो रात को हमारी स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। ओके, अब यही चीज अगर मैं दिन में चिल्लाऊं तो दिन में उतना स्पीड नहीं होता है, क्योंकि दिन में सूरज होता है, तो जो आसपास का हवा होता है वो थोड़ा ड्राई होता है। बट रात में क्या होता है, वही हवा जो है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, उसके अंदर नमी आ जाती है, तो मेरा जो स्पीड है साउंड का वो ज्यादा होता है। ओके, तो याद रखना भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ओके, याद रखना ये चीज। ओके, ये लिख देता हूं, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर is greater than the speed of sound in dry air। मॉइस्ट में स्पीड ज्यादा होगा, मॉइस्ट में स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, समझ में आया? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी? इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी सबको समझ में आ गया? पक्का? ओके, याद रखना ये तभी एप्लीकेबल है जब तक ई कांस्टेंट है। अगर ई कांस्टेंट नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं है।
ओके याद रखना, डेंसिटी तुम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी कर सकते हो जब तुम्हारा ई कांस्टेंट हो, मतलब तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस कांस्टेंट हो, मतलब मीडियम कांस्टेंट हो। इनडायरेक्टली क्या, मीडियम। भाई मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग बोलो एक लिक्विड ले लो और दूसरा सॉलिड ले लो, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। या फिर एक गैस ले लो दूसरा लिक्विड ले लो, ऐसा भी नहीं होगा। मीडियम शुड बी कांस्टेंट, ओके, उसका इलास्टिसिटी शुड बी कांस्टेंट। क्लियर, समझा एवरीवन? पक्का ये चीज समझ में आ गई सबको? चलो बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई तो बहुत बेहतरीन वाली बात है। ओके चलो, अब इसके बाद का जो टॉपिक बचा हुआ ना, दैट इज नथिंग बट अ थ्योरेटिकल टॉपिक। जैसे एको क्या होता है जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, रिवर्बरेशन क्या होता है जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, ओके, फिर हम लोग ने लाउडनेस क्या होता है, ओके, पिच क्या होता है, ये सब बेसिक टॉपिक्स है, थ्योरी टॉपिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक डॉपलर इफेक्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, वो मिस नहीं करना है। तो ये जो सारा टॉपिक है ना, ये हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे। ओके, क्लियर बात समझ में आया? तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई कि भाई तुम्हारा जो साउंड चैप्टर है वो खत्म हो जाए। ओके, आज का टॉपिक क्या करना है, आज का टॉपिक पढ़ना है अच्छे से, अपना बेहतरीन नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है। ओके, अगर आज का टॉपिक में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है, और डायरेक्टली मत देखो, इसके पहले वाला टॉपिक नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 खत्म करो, फिर यहां पे आओ। क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके, तो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए तुम तक। ओके क्लियर? अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हो। अगर कुछ और पर्सनल डाउट है, कुछ पूछना है, तो भाई इंस्टाग्राम का मैंने आईडी दिया हुआ है, वहां जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।